प्यारे मित्रों, संबोधि क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग दिल्ली सल्तनत की राजस्व व्यवस्था या करारोपण व्यवस्था या कर व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि इस्लामी कानून, जिसे शरीयत कहा जाता था, शरीयत के अकॉर्डिंग 4 प्रकार के कर अस्तित्व में थे, जिन्हें जजिया, ज़कात, खराज और खम्स कहा जाता था। आज के क्लास में इन चारों करों का तो अध्ययन हम करेंगे ही, साथ ही हम लोग उस्र नामक एक कर की भी चर्चा करेंगे। हालांकि यह एक गैर इस्लामी कर होता था, लेकिन इसे दिल्ली सल्तनत की वित्तीय स्थिति के मद्देनजर या वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए इम्प्लीमेंट किया गया था। आज के क्लास में हम सबसे पहले खराज नामक कर का अध्ययन करेंगे। खराज नाम का जो कर था वह बेसिकली हिंदुओं की भूमि पर आरोपित की जाती थी। कहने का आशय यह कि खराज हिंदुओं की भूमि पर ली जाने वाली भू राजस्व थी और खराज की दर कृषि उत्पादकता के 33% से लेकर 50% के बीच वैरी करती थी। कहने का आशय यह कि खराज कृषि उत्पादकता के 1/3 से आधा तक होता था। खराज की दर न तो 1/3 से कम होती थी और न ही कृषि उत्पादन के 50% से ज़्यादा होती थी। अब हम दूसरे कर, जिसे उस्र कहा जाता था, उस्र के बारे में अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार से खराज हिंदुओं की भूमि पर आरोपित भू राजस्व था, उसी प्रकार से उस्र मुसलमानों की भूमि पर आरोपित भू राजस्व या लैंड रेवेन्यू था। हालांकि खराज एक गैर इस्लामी कर था, लेकिन इसे दिल्ली सल्तनत की वित्तीय स्थिति की मजबूती के मद्देनजर इम्प्लीमेंट किया गया था या आरोपित किया गया था। जहां खराज नाम का जो कर जो हिंदुओं के जमीन पर लिया जाता था, जहां खराज की दर 33% से लेकर 50% के बीच होती थी, वहीं यदि हम उस्र की बात करें तो मुसलमानों की वैसी भूमि जो प्राकृतिक रूप से सिंचित थी, कहने का मतलब यह कि उन क्षेत्रों की भूमि जहां राज्य द्वारा सिंचाई की व्यवस्था नहीं की गई थी, वहां उस्र की दर 10% या कृषि उत्पादकता का 1/10वां भाग होता था। जबकि जहां या जिन क्षेत्रों में राज्य या सल्तनत द्वारा सिंचाई की व्यवस्था की गई थी, वहां लैंड रेवेन्यू की दर 20% या कृषि उत्पादकता का 1/5 भाग निर्धारित की गई। और उस्र नामक कर से वक्फ, मकतब, मदरसा, नाबालिग और दासों की जमीन भी कर मुक्त नहीं थी। लेकिन हमारे लिए यहाँ एक चीज को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। बहुत सारे इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत की प्रकृति धार्मिक थी या इस्लामिक थी, लेकिन इस करारोपण व्यवस्था को देखने पर आपको यह पता चल जाएगा कि भले ही राजपद
पर मुसलमान व्यक्ति बैठा था, लेकिन मुस्लिम जनता को टैक्सेशन के मामले में किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जाती थी। इस तथ्य को हम इस चीज से समझेंगे कि जैसा कि अभी हमने देखा कि खराज हिंदुओं से ली जाने वाली भू राजस्व थी और उसर मुसलमानों से ली जाने वाली भू राजस्व थी। लेकिन हमारे लिए यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि यदि कोई हिंदू किसी मुस्लिम की जमीन खरीदता था तो उसे खराज ही देना पड़ता था। तो उस स्थिति में उसर खराज में कन्वर्ट हो जाता था। लेकिन यदि कोई मुसलमान किसी हिंदू की जमीन खरीदता था तो खराज का परिवर्तन उसर में नहीं होता था, बल्कि जो मुस्लिम उस जमीन को खरीदता था उसे खराज ही देना पड़ता था। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले कर के बारे में अध्ययन करेंगे। जहां तक अगले कर की बात है तो अगला कर ज़कात या सदका है। ज़कात या सदका के बारे में हमें यह ध्यान में रखना है कि यह केवल मुसलमानों से लिया जाता था और इसकी दर आय का 2.5% या आमदनी का 2.5% होता था। और ज़कात नाम के कर का जो कलेक्शन होता था उस राशि का उपयोग धार्मिक कार्यों हेतु या धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता था। कहने का आशय यह कि ज़कात एक प्रकार का धार्मिक कर था जो केवल मुसलमानों से लिया जाता था। अब हम लोग चौथे कर जिसे जजिया कहा जाता था, जजिया के बारे में अध्ययन करेंगे। जजिया कर के बारे में हमें यह ध्यान में रखना होगा कि जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था। अब सवाल उठता है कि क्यों लिया जाता था, तो उन्हें सैनिक सेवा प्रदान करने के बदले या उन्हें सुरक्षा प्रोवाइड कराने के बदले उनसे जजिया नामक कर लिया जाता था। और जजिया कर की वसूली जनरली खराज के साथ ही होती थी। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि जजिया कर को खराज से पृथक कर दिया और फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर ब्राह्मणों पर भी आरोपित किया। लेकिन हमारे लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि स्त्रियां, बच्चे, भिखारी, अपंग, साधु, पुजारी और वृद्ध जन या वृद्ध व्यक्ति जजिया कर से मुक्त होते थे। अब हम लोग दिल्ली सल्तनत कालीन कर व्यवस्था से संबंधित अंतिम कर खम्स के बारे में चर्चा करेंगे। खम्स के बारे में हमें यह ध्यान रखना होगा कि खम्स जनरली मान कर चलिए कि एक प्रकार का लूट का माल होता था। जैसे दिल्ली सल्तनत की सेना जिन क्षेत्रों में आक्रमण करती थी तो वहां से जितना धन लूटा जाता था उसी को खम्स कहा जाता था। और खम्स नाम का जो कर था, तो अलाउद्दीन खिलजी के अध्ययन के क्रम में हम लोगों ने चर्चा किया था कि अलाउद्दीन खिलजी के पहले तक खम्स का 4/5 हिस्सा या 4/5 भाग मतलब 80% सैनिकों को दिया जाता था
और 20% सल्तनत के खजाने में आता था। तो ऐसा इसलिए था कि चूंकि अलाउद्दीन के पहले तक अस्थाई सेना का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थाई सेना की नियुक्ति की या अस्थाई सेना का गठन किया और सैनिकों को राजकोष से नियमित वेतन देना प्रारंभ किया, तो अब उसने खम्स की दर को उलट दिया। कहने का आशय यह कि पहले जहां 80% खम्स का 80% सैनिकों को मिलता था और 20% दिल्ली सल्तनत के खजाने में जाता था, अब 80% हिस्सा दिल्ली सल्तनत के खजाने में आने लगा या जाने लगा और 20% हिस्सा सैनिकों को दिया जाने लगा। लेकिन आगे चलकर फिरोज शाह तुगलक ने खम्स की पुरानी दर को ही अस्तित्व में ला दिया। हमारे लिए यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान या दिल्ली सल्तनत काल में संपूर्ण साम्राज्य को जनरली 2 पार्ट में या संपूर्ण साम्राज्य के अंतर्गत आने वाली भूमि को सामान्यतः 2 भागों में हम बांट कर देख सकते हैं। पहला खराज भूमि और दूसरा मवास भूमि। खराज भूमि उस भूमि को कहा जाता था जहां से राज्य को नियमित रूप से भू राजस्व प्राप्त होता था, जबकि मवास भूमि वह भूमि थी जहां से दिल्ली सल्तनत को भू राजस्व प्राप्त नहीं होता था। और यही कारण है कि मवास क्षेत्रों में दिल्ली सल्तनत की सेना हमेशा लूटपाट मचाती रहती थी। तो मित्रों, आज के क्लास में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत की करारोपण व्यवस्था का अध्ययन किया। जिन लोगों को यह वीडियो पसंद आए वे लोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मित्र समूह में शेयर करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।